Hello students, I am again back with part 2 of chapter number 9, Socio-Religious Reforms. Students, I hope you all have seen part 1 of this chapter. If not, do watch it. बेटा यहाँ तक हम लोग पार्ट 1 में पढ़ चुके थे। पार्ट 2 हम लोग स्टार्ट करेंगे कास्ट रिफॉर्म से। तो ये जो वर्ड रिफॉर्म्स है ना, इसका मीनिंग होता है सुधार करना, कुछ सुधार करना। कास्ट का मतलब होता है जाति। मतलब अब हम किसको पढ़ेंगे कि जाति प्रथा में कैसे सुधार हुआ, कास्ट रिफॉर्म्स को हम पढ़ेंगे। तो कैसे बिगिनिंग हुई बच्चा कास्ट रिफॉर्म मूवमेंट की, वो हम देखेंगे अब। बेटा 18th सेंचुरी में दो आइडियाज़ के ऊपर बहुत बात हुई। पहला था ह्यूमैनिज्म और दूसरा था इक्वालिटी। ह्यूमैनिज्म का मतलब होता है मानवता और इक्वालिटी का मतलब होता है समानता। मतलब अब लोग मानवता की बात कर रहे थे, अब लोग समानता की बात कर रहे थे। कब? 18th सेंचुरी में। अब जब मानवता की बात हो रही है, इक्वालिटी की बात हो रही है, ह्यूमैनिज्म की बात हो रही है, तो ये भी एक बात सोचने में आई कि भैया अगर ऐसा ही है कि हम सब इक्वल हैं, तो सोसाइटी में इतनी इनइक्वालिटीज़ क्यों हैं? क्यों हमने इतना रिजिड कास्ट सिस्टम बना रखा है? ये नहीं होना चाहिए। क्यों हमारे यहाँ ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है? ये तो बिल्कुल ख़त्म हो जाना चाहिए सोसाइटी से। अब लोग इसके ऊपर क्वेश्चन कर रहे हैं। बेटा जैसे ही ब्रिटिश इंडिया में आए, ब्रिटिशर्स ने इंडिया में पॉलिटिकल चेंजेस किए, रूलिंग क्लास बन गए, तो उसके बाद ब्रिटिशर्स ने भी इस कास्ट सिस्टम को रिफॉर्म करने के लिए बहुत कुछ ऐसा किया जिससे अल्टीमेटली अप टू सम एक्सटेंट कास्ट सिस्टम की रिजिडिटी कम हो गई। जो रूल थे ब्रिटिश के, उन्होंने भी बहुत सारे डायनेमिक चेंजेस लेके आए। ब्रिटिश ने लॉज बना दिए सेम फॉर ऑल कास्ट। आप ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ब्रिटिशर्स ने जो लॉज बनाए, जो रूल्स बनाए, वो सबको इक्वली फॉलो करने हैं। तो ऐसी ही छोटी छोटी बातों से बच्चा जो रिजिडिटी थी कास्ट सिस्टम की, वो धीरे धीरे करके कम हो गई। टिल डेट कास्ट हमारी सोसाइटी में बिल्कुल जड़ें बनाए हुए है, पर बेटा थोड़ा सा उसका जो इम्पैक्ट है वो कम हो गया है। जो लोग हैं हर कास्ट की, उन्हें एंट्री दी गई रेलवे कोचेस में। रेलवे कोचेस में ऐसे थोड़ी ना था कि ये ब्राह्मण के लिए, ये क्षत्रिय के लिए, वैश्य के लिए, शूद्र के लिए। ऑल टुगेदर ऑल कैन शेयर वन कोच ओनली। शेयर क्या, वो तो टिकट मिल गई आपको, जो सीट अलॉट हुई आपको उस पर जाके बैठना है। तो सारे लोगों को रेलवे कोच में बैठने अलाउ किया। इससे लोग कंपेल हुए डिफरेंट कास्ट के साथ मिलने जुलने में। नहीं तो जिनको वो देखना भी पसंद नहीं करते थे, अब उनके साथ बैठ के अगर 8-10 घंटे की जर्नी करते हैं तो थोड़ा सा उनके बारे में जानने लगते हैं, समझने लगते हैं। फिर ब्रिटिशर्स ने जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बनाई, जो हमने पहले चैप्टर्स में डिस्कस की हैं, उनकी वजह से भी लैंडलेसनेस आ गई, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन होने लगा। ब्रिटिशर्स आए तो बहुत सारे हमारे फार्मर्स, पीजेंट्स लैंडलेस हो गए, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, वीवर्स, क्राफ्ट पर्सन के पास काम ही नहीं था। वेस्टर्न एजुकेशन जैसे ही आई बेटा, तो बहुत सारे जो इंडियंस थे, है ना, उन्हें जो लिबरल आइडियाज़ थे ब्रिटिश एजुकेशन में, वो बहुत ज़्यादा वेस्टर्न एजुकेशन में बहुत ज़्यादा पसंद आने लगे। तो वेस्टर्न एजुकेशन इंट्रोड्यूस्ड इंडियंस टू मेनी लिबरल आइडियाज़। बहुत सारे लिबरल आइडियाज़ आए इंडियंस के पास थ्रू वेस्टर्न एजुकेशन, जिनकी वजह से वो ज़्यादा अवेयर हो गए और उन्हें लगने लगा कि भाई हमें हमारी सोसाइटी में सुधार करने की ज़रूरत है। रिफॉर्म का मतलब होता है सुधार, सोसाइटी का मतलब होता है समाज। अब हमें भी हमारे समाज में सुधार करने की ज़रूरत है। और तो और बेटा कुछ आउटकास्ट कम्युनिटीज़ थी जिन्हें हम उस एरिया में आने भी नहीं देते थे जिसमें हाई क्लास लोग रहते थे। ऐसी कुछ आउटकास्ट कम्युनिटीज़ ब्रिटिश रूल में बहुत ज़्यादा प्रॉस्पर हुई, बहुत ज़्यादा समृद्ध हुई। कैसे हुई समृद्ध? क्योंकि ब्रिटिशर्स ने सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी। भले ही वो जॉब्स हो, भले ही वो सोल्जर बनाने वाली जॉब हो, रेलवे में जॉब हो, तो बहुत सारी आउटकास्ट कम्युनिटीज़ बहुत ज़्यादा रिच हो गई। फॉर एग्जाम्पल द डिमांड फॉर शूज़ इंक्रीज, शूज़ की डिमांड बढ़ गई, तो मडीगा जो कम्युनिटी थी साउथ इंडिया की, वो प्रॉस्पर हो गई। बेटा इसको हिंदी में मदीगा लिखते हैं। क्या लिखते हैं? मदीगा। मडीगा भी पढ़ सकते हो आप, पर वो हिंदी में कैसे लिखते हैं? मदीगा। साउथ इंडिया की जो मदीगा कम्युनिटीज़ थी वो बहुत ज़्यादा प्रॉस्पर हो गई क्योंकि शू की डिमांड बन गई और ये लोग शू बनाते थे।
चलो अब कास्ट रिफॉर्मर्स की बात करें कि भाई कौन कौन से रिफॉर्मर्स थे जिन्होंने कास्ट सिस्टम को रिफॉर्म करने के लिए काम किया। तो पहले तो थे ज्योतिराव गोविंदराव फुले। इनकी बहुत रेस्पेक्टेबल पोजीशन थी बच्चा सोशल रिफॉर्मर्स के बीच में। उस एज में जितने भी सोशल रिफॉर्मर्स हुए उनमें बहुत ही बढ़िया इमेज थी, बहुत ही रिस्पेक्टेबल पोजीशन थी ज्योतिराव फुले की। ये माली के घर में पैदा हुए थे। माली कौन होते हैं बच्चा? गार्डन कीपर्स। गार्डन कीपर्स को हम क्या बोलते हैं? माली। ये माली के घर में पैदा हुए थे, पर इन्होंने इंग्लिश एजुकेशन ली, ठीक है। क्योंकि देखो माली लोगों को तो हमारे इंडियन सिस्टम की अगर हम बात करें तो पढ़ने का बहुत ज़्यादा राइट एसेस था नहीं। तो इन्होंने ही रिसीव्ड इंग्लिश एजुकेशन, उन्होंने इंग्लिश एजुकेशन ली अगेंस्ट द अपोजिशन फ्रॉम द ऑर्थोडॉक्स सेक्शन। जितने भी रूढ़िवादी लोग थे वो इसके पक्ष में नहीं थे कि भाई एक माली को शिक्षा दी जाए, क्या करना है, इसे पेड़ ही तो लगाना है। पर इन्होंने फिर भी इंग्लिश एजुकेशन लिए। फुले ने बहुत हार्ड लड़ाई की है बच्चा, बहुत ज़्यादा फाइट की है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को एंड करने के लिए। मतलब ऐसे नहीं बोल सकते कि इनका जीवन बहुत स्मूथ रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। पहली बात तो इनको पढ़ने में प्रॉब्लम आई, उसके बाद इनका जो एम था कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म कर देना है, वो भी उसके लिए भी इन्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी। ब्राह्मण डोमिनेशन इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में जो ब्राह्मण्स का डोमिनेशन था उसके अगेंस्ट में इन्होंने लड़ाई की। कास्ट जाति में जो भेदभाव होता था उसके लिए इन्होंने लड़ाई की। तो ये काम उनके लिए आसान नहीं था, बहुत ही मेहनत का था, कठिन था। और भाई इन्होंने एक बहुत ही बड़ा कदम उठाया, बहुत ही बड़ा स्टेप लिया कि इन्होंने मैरिजेस करवाना चालू कर दी। बिना प्रीस्ट के, बिना ब्राह्मण्स के इन्होंने शादी करवाना चालू कर दी। फुले propagated the idea that this land in reality belonged to lower caste। अब फुले ने एक बहुत नई बात कहनी चालू कर दी कि भाई ये जो लैंड है, मतलब जो इंडिया है, ये लोअर कास्ट पीपल का ही है, ठीक है। दीज लैंड बिलोंग्स टू लोअर कास्ट पीपल ओनली हु वर द नेटिव्स ऑफ दिस लैंड। आप कहते हो आर्यंस, आर्यन जिन्होंने वेद लिखे, जो ब्राह्मण्स बने, एक्चुअल में तो वो स्टेप्स वाले रीजन रशिया से आए थे, सेंट्रल इंडिया से आए थे। तो फुले ये आर्ग्यूमेंट बहुत स्ट्रांगली रखते हैं कि जो लोअर कास्ट पीपल हैं दे आर द एक्चुअल नेटिव्स ऑफ इंडिया, नॉट द आर्यंस। देखो आर्यंस ही ब्राह्मण्स बने, तो आर्यंस तो बाहर से आए थे, ये ज्योतिबा फुले बोलते थे। 1873 में इन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था गुलामगिरी, और इस बुक को इन्होंने डेडिकेटेड किया अमेरिकन सिविल वॉर। अमेरिकन सिविल वॉर किसके ऊपर डेडिकेटेड था बेटा? फर्स्ट सेकंड चैप्टर में हमने पढ़ा है ना, स्लेवरी, गुलामी के ऊपर था। तो इन्होंने जो बुक लिखी गुलामगिरी, उसको डेडिकेट किया किसको? अमेरिकन सिविल वॉर को। चलो भाई, तो ज्योतिबा फुले ने कास्ट रिफॉर्म के लिए काम किया, बुक लिख दी गुलामगिरी, अमेरिकन को डेडिकेट कर दी। इसके अलावा भी बच्चा हमारी इंडियन सोसाइटी में बहुत सारी सोशल इनइक्वालिटीज़ थी जिनके अगेंस्ट में भी बार बार फुले ने प्रोटेस्ट किया। फुले एक अच्छी सोसाइटी बनाना चाहते थे जिसकी वजह से वो उस सोसाइटी से हर उस बात को निकाल देना चाहते थे जो एविल है, जो सोशल इनइक्वालिटीज़ को फेवर करती है। इन्होंने सत्यशोधक समाज बनाया, और इस सत्यशोधक समाज का एक ही एम था, ऑप्रेस्ड क्लास, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब की जो कंडीशन है उसको इम्प्रूव करना। तो भाई पहली बात तो ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि इन्होंने गुलामगिरी नाम की बुक लिखी है ज्योतिबा फुले ने। दूसरी बात ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि इन्होंने सत्यशोधक समाज बनाया है, एंड द फोरमोस्ट एम ऑफ सत्यशोधक समाज इज टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ ऑप्रेस्ड क्लासेस। महादेव गोविंद रनाडे एंड रामकृष्ण भंडारकर। बेटा जो जस्टिस महादेव गोविंद रनाडे थे, ये जो रामकृष्ण भंडारकर थे, ये दो प्रोमिनेंट रिफॉर्मर थे। कहाँ के? महाराष्ट्र के, ठीक है। महाराष्ट्र से दो प्रोमिनेंट रिफॉर्मर्स हैं, रामकृष्ण भंडारकर और महादेव गोविंद रनाडे। 1867 में इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसका नाम था प्रार्थना सभा, और इस प्रार्थना सभा का मेजर ऑब्जेक्टिव था कास्ट सिस्टम को, जाति प्रथा को खत्म करना, ठीक है। एबलिश मतलब होता है खत्म कर देना। तो जो प्रार्थना समाज थी जो 1867 में बनी, इसका मेजर एम, मेजर ऑब्जेक्टिव था टू एबलिश कास्ट सिस्टम। 1887 में इन्होंने नेशनल स्कूल सोशल कॉन्फ्रेंस बनाई। 1887 में दे फाउंडेड नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस। इसका पर्पस था सोशल रिफॉर्म्स के लिए काम करना पूरी कंट्री में।
पूरे इंडिया में सोशल रिफॉर्म्स के लिए काम करने के लिए कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बनाएगी? नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस। कब बनाएगी बेटा? 1885 में। ये हैं हमारे दो प्रोमिनेंट रिफॉर्मर, ये है महादेव गोविंद रनाडे और ये है रामकृष्ण भंडारकर। बेटा महाराष्ट्र से जैसे महादेव गोविंद रनाडे थे, जैसे रामकृष्ण भंडारकर थे, वैसे ही एक व्यक्ति और थे जिनका नाम है गोपाल हरि देशमुख। ये एक और रिफॉर्मर थे महाराष्ट्र के। इन्हें बहुत ज़्यादा इनकी राइटिंग्स के लिए जाना जाता है। इन्होंने मराठी में बहुत कुछ लिखा। इन्होंने ही अटैक्ड द प्रीस्टली क्लास एंड द कास्ट सिस्टम। इन्होंने अपनी राइटिंग के थ्रू प्रीस्टली क्लास मतलब ब्राह्मण्स के ऊपर बहुत अटैक किए, कास्ट सिस्टम के ऊपर बहुत अटैक किए, और इसीलिए लोग इन्हें लोक हितवादी कहते हैं। क्या कहते हैं? लोक हितवादी। गोपाल हरि देशमुख जो हैं ये दूसरे मतलब एक और सोशल रिफॉर्मर है महाराष्ट्र के। नॉट दूसरे मतलब वन मोर, एक और रिफॉर्मर है महाराष्ट्र के। इन्हें पर्टिकुलरली इनकी राइटिंग के लिए जाना जाता है। मराठी में इन्होंने बहुत बढ़िया लिखा है। इन्होंने प्रीस्टली क्लास के ऊपर अटैक किया है और कास्ट सिस्टम के ऊपर भी अटैक किया है। इन्हें लोग कहते थे लोक हितवादी, जन कल्याणकारी, मतलब लोगों का कल्याण करने वाले। स्वामी विवेकानंद। अब हम पढ़ेंगे बेटा स्वामी विवेकानंद को। बेटा स्वामी विवेकानंद ने जब इंडियन फिलॉसफी को पढ़ा, वेस्टर्न फिलॉसफी को पढ़ा, उन्हें प्रॉपरली एनालाइज किया। स्वामी विवेकानंद ने जब हमारी इंडियन फिलॉसफी को भी पढ़ लिया, वेस्टर्न फिलॉसफी को भी पढ़ लिया, तो उन्हें का प्रॉपर एनालिसिस कर लिया, उसके बाद स्वामी विवेकानंद ने अटैक करना चालू किया। मतलब हमले, ऐसा नहीं कि गोला बारूद तलवार ऐसे वाले हमले नहीं बेटा। उन्होंने मतलब सोसाइटी में जो बुराइयां थी उनके अगेंस्ट में बोलना चालू किया। स्वामी विवेकानंद अटैक्ड प्रिवलेंट सुपरस्टिशंस मतलब होता है रूढ़िवादिता। तो जो सोसाइटी में प्रिवलेंट चलन में जो उस टाइम रूढ़िवादिता थी, जो धर्मांधता थी, लोग धर्म के प्रति बिल्कुल अंधे ही थे, लोग नैरो माइंड थे, तो जो लोगों की नैरो माइंडेडनेस थी उसके लिए, प्रिवलेंट सुपरस्टिशंस के लिए स्वामी विवेकानंद ने आवाज़ उठाना चालू किया। उन्होंने फर्मली अपोज किया कास्ट सिस्टम को, अनटचेबिलिटी को। बेटा हायर कम्युनिटी का, हायर कास्ट का जो बंदा होता था वो लोअर कास्ट के लोगों से बात नहीं करता था, उसे टच नहीं करता था, मतलब अनटचेबिलिटी बहुत ज़्यादा थी सोसाइटी में। तो स्वामी विवेकानंद ने बोला नहीं, सब इक्वल नहीं है, अनटचेबिलिटी जैसा तो कुछ भी नहीं चलेगा। उनका बिलीव था स्वामी विवेकानंद का कि अगर आपको सोसाइटी को रिफॉर्म करना है तो सोसाइटी में रिफॉर्म लाने का सबसे बेस्ट तरीका है सोसाइटी के लोगों को पढ़ा दो, है ना। या तो आप सोशल सर्विस करो, तभी लोग सीख पाएंगे। या तो आप अगर सोशल सर्विस में हो तो लोग आपको देखेंगे, सुनेंगे, आपको सीखेंगे, या तो फिर आपने एजुकेशन ली हो। तो ये सही बात कही स्वामी विवेकानंद ने कि अगर सोसाइटी को रिफॉर्म करना है तो पहले एजुकेशन को प्रॉपर बनाओ, प्रॉपर इंट्रोड्यूस करो। कंदुकुरी वीर सालिंगम। तो ये जो कंदुकुरी वीर सालिंगम थे ये कहाँ के थे बेटा? आंध्र प्रदेश की, याद रखना। बहुत ही प्रोमिनेंट रिफॉर्मर, एक महत्वपूर्ण समाज सुधारक थे कंदुकुरी वीर सालिंगम। ही ऑल्सो फॉट अगेंस्ट सोशल एविल्स। इन्होंने सोशल एविल्स, सामाजिक बुराइयों के अगेंस्ट में भी बहुत लड़ाई की। बेटा ये इमेज है कंदुकुरी वीर सालिंगम का, और इन्होंने बेटा अंतर जातीय विवाह मतलब इंटरकास्ट मैरिज, एक जाति का व्यक्ति अगर दूसरी जाति के व्यक्ति से शादी करता है तो इसे क्या कहा गया? इंटरकास्ट मैरिजेस। इंटरकास्ट मैरिजेस से मतलब समझ में आया, जब किसी और जाति का लड़का हो, किसी और जाति की लड़की हो और उनके बीच में शादी हो जाए तो इसे क्या कहते हैं बेटा? इंटरकास्ट मैरिजेस। तो इसको भी इन्होंने एनकरेज किया। उन्होंने कास्ट सिस्टम के लिए लड़ाई की। वीर सालिंगम जो थे उन्होंने मंदिर बनवाए, है ना। ब्रह्मो मंदिर इन 1887 आंध्र प्रदेश में क्या बनवाए? ब्रह्मो मंदिर। बेटा अब हम पेरियार रामास्वामी को पढ़ेंगे। तो
जो वर्ड पेरियार है ये एक तमिल वर्ड है जिसका मीनिंग होता है ग्रेट मैन। तो पेरियार का मीनिंग क्या होता है बेटा? ग्रेट मैन। ईवी रामास्वामी नायकर जो थे उन्हें तमिलनाडु में थान थाई पेरियार कहते थे। क्या कहते थे? थान थाई पेरियार। अभी जो थान थाई इसका मतलब क्या होता है? नॉवेल फादर। आई बात समझ में? देखो तमिल में अगर मैं सिर्फ पेरियार की मीनिंग की बात करूं तो पेरियार का मतलब होता है ग्रेट मैन, पर तमिलनाडु में ईवी रामास्वामी नायकर को क्या कहते थे? थान थाई पेरियार, मतलब द नॉवेल फादर। इन्होंने अपने 50 साल, बहुमूल्य 50 साल मतलब पूरे 50 ईयर, ही डिवोटेड 50 प्रीशियस मतलब क्या होता है? बहुमूल्य। प्रीशियस ईयर्स इन्होंने डाउन ट्रोडन मतलब क्या होता है? शोषित, जिनके ऊपर कोई अत्याचार हुआ हो। डाउन ट्रोडन मतलब जिनके ऊपर कोई शोषण हुआ हो, जिनका कोई अत्याचार हुआ हो, ऐसे लोगों की सर्विस में निकाल दिए। इनकी लाइफ का सिर्फ एक ही एम था, वो था लोगों के बीच में शिक्षा के महत्व को पहुंचाना, शिक्षा की इम्पोर्टेंस को लोगों को बताना। ये सोल एम था किसकी लाइफ का? रामास्वामी नायकर की लाइफ का। वो चाहते थे कि जिस दिन व्यक्ति पढ़ने लग गया तो ऑब्वियस सी बात है कि वो बहुत सारी दूसरी चीज़ों को समझ जाएगा और अपना एक्सप्लॉयटेशन नहीं होने देगा, सोसाइटी को एक अलग एंगल से देखेगा। तो इन्हें पता था कि एक चीज़ लोगों को सिखा दो, इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, बाकी लोग खुद सीख जाएंगे। इन्होंने सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट स्टार्ट की। मूवमेंट ही स्टार्टेड सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। इन्होंने क्रिटिसाइज किया हिंदू स्क्रिप्चर को और ब्राह्मण्स के डोमिनेशन को। इनके हिसाब से क्यों अकेले ब्राह्मण्स ही डोमिनेट कर सकते हैं सोसाइटी को? हिंदू स्क्रिप्चर्स को भी इन्होंने क्रिटिसाइज किया, मतलब जो वेद हैं, पुराण हैं, रामायण है, इनको ये क्रिटिसाइज करते थे। क्रिटिसाइज करने का मतलब होता है बुराई करना, आलोचना करना। तो इन्होंने हिंदू स्क्रिप्चर की बुराई की। ब्राह्मण्स का जो डोमिनेशन था वो उन्हें पसंद नहीं था। ही स्टार्टेड द द्रविड़ा कजगम कड़गम, हिंदी में इसको बोलते हैं कड़गम। आप इसको जब गूगल पे जाके हिंदी में सर्च करोगे ना तो क्या आएगा? द्रविड़ कड़गम, द्रविड़ा कजगम। ये आज की एक पॉलिटिकल पार्टी भी है बच्चों। क्या है? आज ये पॉलिटिकल पार्टी है। साउथ में बहुत ही बढ़िया एक पॉलिटिकल पार्टी है द्रविड़ कड़गम। बस बेटा एक डिफरेंस है कि जो पॉलिटिकल पार्टी है उसमें द्रविड़ा मुन्नेत्र कड़गम, द्रविड़ा मुन्नेत्र कजगम, पर बाकी देखोगे ना जब तुम तो क्या लिखते हैं? कड़गम, ऐसे लिखते हैं, द्रविड़ा मुन्नेत्र कजगम। ठीक है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन था जिसका मेजर एम था टू फाइट फॉर द राइट्स ऑफ द दलित्स। ठीक है, दलितों के लिए काम करने के लिए बनी द्रविड़ कजगम। ठीक है, आज जो पॉलिटिकल पार्टी है उसका नाम क्या है? द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम। चलो श्री नारायण गुरु को पढ़ेंगे अब हम। श्री नारायण गुरु ये एजावा कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। एजावा कम्युनिटी, केरला की एजावा कम्युनिटी से बिलोंग करते थे श्री नारायण गुरु। इनका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस था ऑफ द ऑपरेसिव कास्ट सिस्टम इन हिज अर्ली ईयर्स। जब ये बहुत छोटे थे ना बेटा, तब से ही ये जो ऑपरेसिव कास्ट सिस्टम था इसको फेस कर रहे थे। इन्हें जैसे हम बोलते हैं ना, भीमराव अंबेडकर ने क्यों कास्ट सिस्टम को इतना क्रिटिसाइज किया? क्यों? क्योंकि उन्होंने बचपन से ही कास्ट सिस्टम के जो ऑपरेसिवनेस है उसको फेस किया था। उनके साथ भी अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस की गई थी। तो ऐसे एक्सपीरियंस श्री नारायण गुरु के थे, इसीलिए ये भी कास्ट सिस्टम को पसंद नहीं करते थे। जब ये छोटे थे तब इन्होंने बहुत ज़्यादा ये जो भेदभाव था रिलेटेड टू कास्ट इसको सहा है। और इसीलिए बेटा जब हम कोई चीज़ खुद सह लेते हैं तो हमें लगता है कि भाई हमारी आने वाली जनरेशन उस चीज़ को फेस ना करे। तो इन्होंने इसी ऑपरेसिव कास्ट सिस्टम के एक्सपीरियंस को देखते हुए कंसिस्टेंटली कंटिन्यूसली काम किया फॉर द बेटरमेंट ऑफ अनटचेबल्स। इनका एक ही काम था, एक ही सोल एम था जीवन में कि भाई जैसे मैं परेशान हुआ हूँ वैसे और कोई अनटचेबल परेशान ना हो। इन्होंने संस्कृत लिटरेचर को पढ़ा। ही स्टडीड संस्कृत लिटरेचर, इन्होंने संस्कृत लिटरेचर को पढ़ा। और बेटा उस टाइम में पढ़ा जब ये काम सिर्फ ब्राह्मण्स को ही अलाउड था कि स्क्रिप्चर्स पढ़ेंगे तो सिर्फ कौन? ब्राह्मण्स।
ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, ये जो बेटा श्री नारायण गुरु थे, इन्होंने एक काम और किया, इन्होंने मंदिर बनवाए, पर वो मंदिर में किसी भी डाइटी की इमेजेस, मतलब भगवान की मूर्तियों को नहीं लगवाया, भगवान की तस्वीरों को नहीं बनाया। तो श्री नारायण गुरु ने एक यूनिक काम किया, मंदिर बनवाए, पर मंदिर में जो डाइटी होती है, जो भगवान होते हैं, देवी जो देवता होते हैं, उनकी मूर्तियाँ नहीं रखवाई, उनकी तस्वीरें नहीं लगवाई। फिर श्री नारायण धर्म परिपालन योगम SNDP 1903 में इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम था श्री नारायण धर्म परिपालन युगम। श्री नारायण धर्म परिपालन युगम SNDP, इसका मेन काम था बच्चा इस ऑर्गेनाइजेशन का कि भाई टेम्पल एंट्री करवाई जाए अनटचेबल्स को। अनटचेबल्स को उस टाइम में बेटा टेम्पल्स में जाना अलाउड नहीं था, तो ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं जिसका मेन एम ही होता है कि अनटचेबल्स को टेम्पल्स का एक्सेस देना। द मेन वर्क ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन वॉज टू गेट टेम्पल एंट्री राइट फॉर अनटचेबल्स। क्या ऑर्गेनाइजेशन का नाम था? SNDP। बेटा सोशल रिफॉर्मर्स में जब तक हम महात्मा गांधी को ना पढ़ें तो सोशल रिफॉर्मर्स को समझो हमने पढ़ा ही नहीं। महात्मा गांधी ये भी ग्रेटेस्ट लीडर थे इंडिया के, जिन्होंने भी लोअर कास्ट के अपलिफ्टमेंट के लिए, उनकी कंडीशन को सुधारने के लिए इंडिया में बहुत काम किया। ठीक है, महात्मा गांधी ग्रेटेस्ट लीडर थे, इन्होंने लोअर कास्ट को, अनटचेबल्स की कंडीशंस को अपलिफ्ट करने के लिए, उनकी लाइफ को थोड़ा सा अच्छा बनाने के लिए बहुत काम किए। ही इंक्लूडेड सोशल रिफॉर्म। बेटा इन्होंने सोशल रिफॉर्म मूवमेंट को नेशनलिस्ट मूवमेंट के साथ जोड़ा। इनके लिए आज़ादी का मतलब ये नहीं था कि सिर्फ अंग्रेज यहाँ से चले जाएं और हमें फ्रीडम मिल जाए। इनका मीन्स था कि जब तक ये जो अनटचेबिलिटी वाला सिस्टम है ये ख़त्म नहीं होता, जब तक ट्रू मैनर में हम इंडिपेंडेंट हैं ही नहीं। गांधी जी ने बहुत सारे कैंपेन्स लॉन्च किए अगेंस्ट इन ह्यूमन प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। ये जो छुआछूत हमारी सोसाइटी में चलती थी ना, तुम लोअर कास्ट हो, तुम इस चीज़ को नहीं छूना, हमारे कुएं से पानी नहीं लेना, तो ये जो अनटचेबिलिटी वाली प्रैक्टिस थी जो कि बहुत ही इनह्यूमन थी, उसके अगेंस्ट में बहुत सारे कैंपेन गांधी जी ने चलाए। ये गांधी जी थे बेटा जिन्होंने इस टर्म को कॉइन किया हरिजन। इन्होंने जो अनटचेबल्स थे उन्हें नाम दिया हरिजन। हरि मतलब हमारे भगवान विष्णु और जन मतलब लोग। वो हरिजन्स को बोलते थे कि भाई ये तो सीधे भगवान के बच्चे हैं जो सारे मीनियल जॉब करके हमारी सेवा कर रहे हैं। और इन्होंने ऑल इंडिया हरिजन संघ भी बनाया अनटचेबिलिटी को एबलिश करने के लिए। अनटचेबिलिटी सच में एक बहुत ही बुरी बुराई थी सोसाइटी में। टिल डेट अगर आप इंटीरियर विलेजेस में जाएंगे तो आपको मिल जाएगी, आज भी गांव में कंडीशन सेम ही है। भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर BR अंबेडकर जो थे, जिन्हें हम फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, उन्होंने भी बहुत स्ट्रगल किया। पहली बात तो बेटा इन्होंने बचपन में खुद अनटचेबिलिटी को सहा है, खुद बहुत परेशान रहे इस सिस्टम से, और उन्होंने फिर बहुत स्ट्रगल किया अपनी लेट बाद वाली लाइफ में कि इस ऑपरेसिव सिस्टम को वो सोसाइटी से ख़त्म कर पाए। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बहुत स्ट्रगल किया, पूरी अपनी लाइफ में स्ट्रगल किया इस ऑपरेसिव कास्ट सिस्टम के लिए। इन्हें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्किटेक्ट भी कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्किटेक्ट भी कहा जाता है। ये महर कास्ट को बिलोंग करते थे। कौन सी कास्ट बेटा? महर कास्ट। और महर कास्ट भी शेड्यूल्ड कास्ट में ही आती थी, अनटचेबल्स की कास्ट मानी जाती थी। जो मेंबर होते थे इस कम्युनिटी के, उन्हें क्या ही कहा जाता था? अनटचेबल्स। इन्होंने भी फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस लिया इस ऑपरेसिव कास्ट सिस्टम का। बचपन में भीमराव अंबेडकर को क्लास के अंदर नहीं बैठने दिया, उस घड़े से पानी नहीं पीने दिया जिससे दूसरे बच्चे पीते थे, तो बड़ी मुश्किलों से इन्होंने पढ़ाई की। एक बार तो जब ये स्टेशन पे उतर गए तो कोई घोड़े गाड़ी वाला, जो कार्ट्स होते थे, वो इन्हें डेस्टिनेशन पे छोड़ने को रेडी नहीं थे, पर भी इन्होंने ये सारी प्रॉब्लम्स को एक साइड रखा और अपनी लाइफ को ऐसा बना लिया कि आज हम बुक्स में इन्हें पढ़ रहे हैं। इन्होंने ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन बनाया जिसका सिर्फ और सिर्फ एक ही एम था, एरेडिकेशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी को ख़त्म करना।
इन्होंने एक न्यूज़पेपर भी पब्लिश किया, वीकली न्यूज़पेपर था जिसका नाम था मूक नायक, लीडर ऑफ द साइलेंट। मूक मतलब होता है गूंगा, गूंगा मतलब जो चुप रहे, और नायक मतलब होता है हीरो। तो लीडर ऑफ द साइलेंट। इन्होंने हिंदू बिलीफ्स को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया। इन्होंने ऑप्रेस्ड क्लास के सोशियो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट के लिए बहुत काम किया है। डॉक्टर अंबेडकर ने तो बेटा बहिष्कृत हितकारिणी सभा भी बनाई। बहिष्कृत हितकारिणी सभा, ये जो ऑर्गेनाइजेशन थी, ये चुन चुन के सिर्फ और सिर्फ अनटचेबल्स के लिए काम करती थी, और ऐसा नहीं किसी पर्टिकुलर एरिया में, पूरे इंडिया में इन्होंने काम किया। क्विक रिवीजन हम सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब हम सिख रिफॉर्म मूवमेंट्स। अब बेटा सिखों में भी रिफॉर्म की रिक्वायरमेंट थी, इसलिए सिख रिफॉर्म मूवमेंट्स आए। ये जो रिफॉर्म्स थे उन्हें स्टार्ट करने वाले थे सिंह सभास। सिखों के बीच में अगर रिफॉर्म लेके आए तो वो कौन लेके आए? सिंह सभास। इन्होंने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया एजुकेशन को स्प्रेड करने में। बेटा देखो, जहाँ शिक्षा आ जाती है वहाँ आप लॉजिकली सोचने लगते हो, रीज़न करने लगते हो, और जो सोसाइटी में जो बुराइयाँ होती हैं उनके ऊपर आप काम करने लग जाते हो कि भाई इस बुराई को तो मुझे सोसाइटी से ख़त्म करना है। तो इन्होंने सबसे पहला काम तो एजुकेशन को स्प्रेड करना चालू किया। शिरोमणि गुरुद्वारा, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, SGPC, अकाली दल। तो जो शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, अकाली दल है, इन्होंने मूवमेंट्स को लॉन्च किया गुरुद्वारे में। कब? अर्ली 20th सेंचुरी में। जो अर्ली डिकेड थे 20th सेंचुरी के, मतलब 1910, 1920, 1930। 20th सेंचुरी मतलब वो पीरियड जो 1901 से स्टार्ट हो गए, 2000 पे खत्म। फाइनली बेटा इनके स्ट्रगल रंग लाए, रिजल्ट दिए, और शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को 1925 में एक लॉ पास करके गुरुद्वारास को मैनेज करने के राइट दे दिए गए। देखो, ये जो शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी थी, इसे 1925 में एक लॉ पास करके इन्हें राइट्स दे दिए गए कि भाई आप सारे गुरुद्वारे इसको आप ही मैनेज करोगे। रिफॉर्म एमंग मुस्लिम्स। अब बेटा हम पढ़ेंगे भाई कि मुस्लिम्स में भी रिफॉर्म्स की रिक्वायरमेंट थी, और उन रिफॉर्म्स को करने वाले थे सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान ने बहुत ज़्यादा काम किया बच्चा मुस्लिम्स को एम्पावर करने के लिए, उनके बेटरमेंट के लिए। सर सैयद अहमद खान कंट्रीब्यूटेड टूवर्ड्स द बेटरमेंट एंड एम्पावरमेंट ऑफ मुस्लिम। भाई मुस्लिम्स की कंडीशन भी अच्छी हो, वो भी एजुकेटेड हो, उनका भी अच्छा हो, ऐसा सोचते थे सर सैयद अहमद खान। उन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट किया मुस्लिम्स के बीच में। उन्होंने मोहम्मदीन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज खोला। मोहम्मदीन ओरिएंटल कॉलेज खोला कब? 1875 में। कहाँ पर? अलीगढ़ में। 1875 में अलीगढ़ में मोहम्मदीन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज है में वो खोला। किसने? हमारे सर सैयद अहमद खान ने। बाद में इसी का नाम रख दिया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। इन्होंने औरतों की एमेंसिफिकेशन के लिए मतलब औरतों को भी ये रिजिड सिस्टम से मुक्ति मिले, एमेंसिपाई हों वो, इसीलिए भी इन्होंने बहुत काम किया। इन्होंने पर्दा सिस्टम को रिमूव करने की बात की। ये जो बुर्का वगैरह पहनती है मुस्लिम लेडीज़, इन्होंने बोला इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इन्होंने ही वर्क फॉर एजुकेशन एमंग वीमेन, और ये चाहते थे कि मुस्लिम वीमेन भी पढ़ाई करें, तो इसके लिए उन्होंने बहुत काम किया। ही कंडेम्ड द कस्टम्स ऑफ पॉलीगैमी। एक हस्बैंड की 2-3 वाइफ होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? पॉलीगैमी। तो ये पॉलीगैमी की भी बहुत बुराई करते थे, उसको भी कंडेम करते थे। और ये जो सिस्टम होता है ना, तलाक 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 क्या के तलाक ले लेने वाला, डाइवोर्स वाला, ये भी उन्हें पसंद नहीं था। ब्रिटिश ने इन्हें रिवॉर्ड दिया, इन्हें सर का टाइटल दिया, क्योंकि इन्होंने सोसाइटी में बहुत बढ़िया कंट्रीब्यूशंस दिए हैं। 1898 में होती है सर सैयद अहमद खान की डेथ। रिफॉर्म एमंग पारसीज। तो भाई दादा भाई नेहरू जी
पारसी कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। इन्होंने पायोनियर किया, फर्स्ट स्टेप लिया पारसी रिफॉर्म मूवमेंट में। इन्होंने पारसी रिफॉर्म मूवमेंट स्टार्ट की। ही इंसिस्टेड ऑन वीमेंस एजुकेशन। इन्होंने औरतों की पढ़ाई की बात की, कहा कि औरतों को इक्वल स्टेटस मिलना चाहिए। वेस्टर्न एजुकेशन पूरे स्कूल में और पूरे स्कूल में सॉरी पूरे इंडिया में मिलनी चाहिए, और पूरी पारसी कम्युनिटी को भी वेस्टर्न एजुकेशन में ही पढ़ना चाहिए। ऐसा किसने कहा? दादा भाई नेहरू जी ने। स्टूडेंट आई एम एंडिंग दिस वीडियो हेयर ओनली। इफ यू हैव एनी डाउट एनी प्रॉब्लम टू राइट इन कमेंट सेक्शन। क्विक रिवीजन के वीडियो पक्का संडे को आ जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट्स।